Hello everyone, I welcome you all to our channel Commerce Gyan powered by Wings Ek Udan. Hi, my name is Nandini Mahajan and I hope you are doing well. हम लोगों ने अपनी लेक्चरर सीरीज को स्टार्ट करने के लिए बोला था, जिसमें हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेक्चर विच इज़ योर सिलेबस ऑफ 10+2 लेक्चरर कॉमर्स फील्ड के लिए हम लोगों ने उसकी बात की थी. ठीक है, आज हम लोग उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ योर फ्यूल के प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं. ये 14 प्रिंसिपल्स हैं. हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल क्या बोलता है, सो दैट तुम लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि क्या प्रिंसिपल क्या बोल रहा है और एग्जाम में क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो. आज का फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क. व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि जब हम लोग काम को डिवाइड करते हैं. अगर मैं यहाँ पे पहले बात करूँ, डिवीजन ऑफ वर्क, दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स टू इंश्योर दैट एफर्ट इज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, सो स्पेशलाइजेशन आ सके. तो हम लोगों को डिवीजन ऑफ वर्क ये थ्योरेटिकल पार्ट से ज्यादा मैं आपको एक प्रॉपर समझाती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली डिवीजन ऑफ वर्क, सो दैट तुम लोग एग्जाम में क्या कर सको, उसको इजीली कर पाओ. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट एग्जैक्टली द डिवीजन ऑफ वर्क स्टेट्स. ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी टास्क दिया गया है हम लोगों को करने के लिए, उस टास्क को हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है. किसके बीच में? डिवाइड अमंग द वर्कर्स. हम लोगों को वर्कर्स के बीच में उस टास्क को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. उस टास्क को क्या करना है, डिवाइड कर देना है. बट किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, सो दैट वर्कर्स में क्या आ सके, स्पेशलाइजेशन आ सके. सो इसको हम लोग सिंपल वे में समझते हैं. टेक एन एग्जांपल, किसी कंपनी को 100 शर्ट्स बनाने का क्या मिला है, ऑर्डर मिला है. किसी कंपनी को 100 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला है एंड फर्स्ट ऑर्डर क्या है, अब शर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, हम लोगों को कटिंग करनी पड़ेगी. व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज योर कटिंग. कपड़े की कटिंग करनी पड़ेगी. देन उसको क्या करना पड़ेगा, स्टिच करना पड़ेगा. देन उसको क्या करना पड़ेगा, बटन्स लगाने पड़ेंगे. देन उसको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा. सो ये क्या है, हमारे पास 4 सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो हम लोगों को परफॉर्म करने पड़ेंगे व्हाइल मेकिंग अ शर्ट. सो While making a shirt, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हम लोगों को क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वर्कर स्टिचिंग में एक्सपर्ट हैं या जितने वर्कर कटिंग में एक्सपर्ट हैं उनको हम लोग कटिंग का टास्क दे देंगे. जो वर्कर स्टिचिंग में एक्सपर्ट है उसको स्टिचिंग का टास्क देंगे. जो वर्कर बटन्स लगाने में एक्सपर्ट है उसको बटन का टास्क देंगे. इससे क्या होगा, जो पर्सन जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगा वो उस फील्ड का काम करेगा, तो उससे वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा. अब मैं डेली बेसिस पे किसी चीज को, शर्ट बनाने के लिए कपड़े की कटिंग कर रही हूं, डेली बेसिस पे मेरा यही काम है, तो मैं क्या हो जाऊंगी, उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बन जाऊंगी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कि जब भी हम लोगों को काम दिया जाता है, हम लोगों को उस काम को क्या करना है, डिवाइड करना है among the workers on the basis of their skills so that they become expert in their particular task. ठीक है, सो ये था हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर टॉकिंग हियर अबाउट. अथॉरिटी क्या होता है, अगर हम यहां से बात करें, मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स and responsibility to ensure that those orders are to be carried out. What does exactly mean? Authority is the right to give command, expect them to be followed, while responsibility means obligation to ensure task has to be completed on time. Example, manager of a team has the authority to assign tasks, but they are also responsible for ensuring the work is to be done properly on
टाइम। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े, अथॉरिटी होती है किसी के पास इतनी पावर होना कि वो किसी पर्सन को क्या कर सके, कमांड कर सके दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क। ठीक है, अथॉरिटी मतलब किसी पर्सन के पास क्या होना, इतनी पावर होना कि वो टास्क को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। अथॉरिटी इज द पावर, कि इतनी पावर होना कि वो आगे क्या कर सके, कमांड कर सके वर्कर्स को कि आप लोग ये काम मुझे करके दो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ने टास्क दिया वर्कर्स को दैट यू हैव टू मैन्युफैक्चर 100 शर्ट्स। अब ये वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस टास्क को कंप्लीट करना ऑन टाइम, एंड इफ दे आर नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट टास्क ऑन टाइम, दे आर responsible to their supervisor or manager that why they are not able to complete that task on time. So authority और responsibility जो होनी चाहिए वो मैचिंग होनी चाहिए। अगर मैचिंग होगी तभी काम होगा। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो एक कॉमन वर्ड है जो हर पर्सन जो है अपनी डे टू डे लाइफ में उस प्रिंसिपल के बारे में जानता है। डिसिप्लिन होता है कि अपना, यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें, एम्प्लॉय मस्ट एडहर टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एग्रीमेंट। It involves both manager and employee respecting the rules and maintain order in the organization. It helps in ensuring compliance and prevent chaos. So company might have strict attendance policy. Employer are expected to follow these rules to maintain order, punctuality in the workplace. Okay, so discipline की अगर हम बात करें, डिसिप्लिन ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रिवेंट द कियोस, और वहां पे एक डिसिप्लिन बना रहे। अगर हम लोग स्कूल की बात करें, स्कूल में क्या होता है कि हम लोगों को यूनिफॉर्म में जाना है, ऑन टाइम जाना है, कोई भी बच्चा सिविल ड्रेस में नहीं आ सकता, मोबाइल फोन्स नहीं लेके आएंगे। ये क्यों है, यूनिफॉर्म क्यों मेंटेन की गई है? हर स्कूल में यूनिफॉर्म इज मैंडेटरी। अगर वो नर्सरी क्लास का बच्चा है, चाहे 12th क्लास का बच्चा है, किसी भी क्लास का बच्चा है, यूनिफॉर्म इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। व्हाई इट इज, बिकॉज कि हम लोगों को एक डिसिप्लिन क्रिएट हो स्कूल में, हर एक स्टूडेंट इक्वल फील करे। वो ये ना सोचे, अगर सिविल ड्रेस अलाउ कर दी जाए, अगर एक बच्चा कुछ हाई फाई ब्रांड के कपड़े पहन के आएगा, दूसरे बच्चा जो होगा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक इनसिक्योरिटी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। सो ऑलवेज ट्राई कि हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म लगा देते हैं कि हर एक बच्चा अपने आप को इक्वल समझे, किसी में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ना आए, कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सो व्हाट वी ट्राई टू क्रिएट डिसिप्लिन इन द स्कूल। इन द सेम वे एवरी कंपनी हैज इट्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो। सो डिसिप्लिन उसको बोलते हैं। अब आ रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड समझने भी अच्छा है। यूनिटी इज वन, कमांड मतलब ऑर्डर। इसका मतलब है अगर वर्कर कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है, वर्कर कहीं में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रही हूं जहां के पार्टनर 3 है, तीनों उस कंपनी के मालिक हुए। अब तीनों बोले कि एक बॉस बोले मेरा काम फॉलो करो, दूसरा बॉस बोले मेरा काम फॉलो करो, तीसरा बॉस बोले मेरा काम फॉलो करो, तो एम्प्लॉयज जो होगा वो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि कौन से बॉस का काम मैं कंप्लीट करूं। सो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है जब भी कंपनी में हमें किसी एम्प्लॉय से काम करवाना है, हमेशा एक बॉस ऑर्डर देगा। अगर एक बॉस ऑर्डर देगा तो एम्प्लॉय के माइंड में क्लैरिटी होगी कि उसको ये टास्क कंप्लीट करना है। अगर एक एम्प्लॉय मोर देन 1 पर्सन से ऑर्डर ले रहा है, उसको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि कौन से बॉस का काम जो है उसको पहले करना है, ठीक है। सो एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस ओनली, सो दैट उसके माइंड में क्लैरिटी रहे कि कौन से बॉस का काम उसको करना है और वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। समझ में आया?
Employee should receive order from only one superior to avoid confusion and conflict. जो मैंने बोला वही ये चीज बोल रही है. When employee receive conflicting instruction from multiple managers, it can lead to confusion, lack of clarity, decreased productivity, clear line of authority, ensure clear communication and everything. If an employee work in a marketing department, they should report to the marketing manager, not to the finance manager. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ तो मुझे ऑर्डर देने वाला मार्केटिंग मैनेजर ही होना चाहिए, ना कि फाइनेंस मैनेजर. अगर फाइनेंस मैनेजर ने भी मेरे को ऑर्डर देना शुरू कर दिया तो मेरे लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी कि कौन से मैनेजर का काम कंप्लीट करूँ, दोनों सेम लेवल पे हैं. इसलिए हमेशा एक एम्प्लॉय से ऑर्डर आना चाहिए. अब व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? ठीक है, अब क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? अगर मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वन प्लान or one goal, all the activity are directed towards that common objective. What is unity of direction? Unity of direction बोल रहा है हर कंपनी का एक गोल होना चाहिए या एक प्लान होना चाहिए. अगर हमारा गोल है इस साल सेल्स को इंक्रीज करना, 1 CR तक लेके जाना, तो कंपनी का एक ही गोल है कि कंपनी की सेल को 1 CR तक जो है वो लेके जाना है. ठीक है, तो अब जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके माइंड में क्लैरिटी होगी कि कंपनी का इस साल का गोल क्या है, सेल्स इंक्रीज करना. सो जब भी हम लोग अपनी कंपनी का कोई गोल सेट करते हैं, मेक श्योर कि कंपनी जो है उसके वर्कर्स जो हैं उनके माइंड में क्लैरिटी हो कि इस साल कंपनी का गोल क्या है और वो सारे के सारे एफर्ट्स अपने जो है उस पर्टिकुलर गोल्स के ऊपर क्या करे, लगा दे. सो ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, इसको ध्यान से समझना. व्हाट डज इट मीन सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट? व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स कौन हो गए, कंपनी के वर्कर्स हो गए. ठीक है, हर एक वर्कर का अपना कोई मेन एम होगा या मेन गोल होगा. मे बी किसी के घर पे कोई बीमार हो, उसका इस टाइम पे मेन एम है कि यार मुझे सैलरी मिल जाए, मैं अपने उस पर्टिकुलर मेंबर का ऑपरेट करवा सकूं या इलाज करवा सकूं. ठीक है, किसी का होगा यार मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है, मुझे सैलरी मिल जाए, मैं फॉरेन ट्रिप जा सकूं. सो मेन एम क्या है, हर बोल रहा है इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल हो गया कंपनी के एम्प्लॉयज. हर एम्प्लॉय का अपना कुछ रीजन है काम करने का. अगर हम उन सभी के रीजन को एक डायरेक्शन में ले जाएं, एक डायरेक्शन में कैसे ले जाएं? सी इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका अपना पर्सनल गोल क्या है. ठीक है, और जनरल इंटरेस्ट हो गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट किस चीज में है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अब वो बोल रहा है जितने भी वर्कर्स हैं उनका मेन एम, काम करने का मेन एम क्या है, उनको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए या इंक्रीमेंट इन सैलरी चाहिए विद टाइम. और ये इंक्रीमेंट इन सैलरी कब होगा, जब कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी. सो वो बोलता है इनका मेन एम है कि हमारी सैलरी बढ़े और कंपनी का मेन एम है प्रॉफिट इंक्रीज हो. अगर हम इनके एफर्ट्स को यूटिलाइज करें और इनके एफर्ट से अगर हम लोग अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर ले तो क्या होगा, कंपनी का गोल जो होगा वो अलाइन हो गया इनके गोल के साथ. अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है इनकी सैलरी भी तो बढ़ेगी. सो
हर एम्प्लॉय का मेन मकसद होता है उनकी सैलरी बढ़े, उनको प्रमोशंस मिले, उनको इंक्रीमेंट्स मिले। अगर हम लोग उन सभी गोल्स को कंबाइन करके उनको एक साइड चैनलाइज करें कि आप काम करो कंपनी का प्रॉफिट अर्न करने में, अगर प्रॉफिट अर्न इंक्रीज हो जाएगा वी डेफिनेटली इंक्रीज योर सैलरी। सो ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हम लोगों ने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। सो ये होता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। The interest of the organization must take precedence over the individual interest. They emphasize that employees should not prioritize their goals over the goal of the organization, or objective should be encouraged. अब आता है remuneration. What is remuneration? Remuneration is your salary which you get after हर मंथ की एंडिंग में आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। यहाँ क्या प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मकसद क्या होगा यहाँ लाने का, इस प्रिंसिपल का मकसद ये है कि अगर कोई वर्कर मैनेजर लेवल पे है, उस मैनेजर को मैनेजर लेवल की सैलरी मिलनी चाहिए। इफ अ पर्सन इज वर्किंग एट क्लर्क पोजीशन तो उसको क्लर्क लेवल की पोजीशन मिलनी चाहिए। सो जो सैलरी होनी चाहिए इट मस्ट अलाइन टू योर पोजीशन ओनली। आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उस लेवल की सैलरी आपको मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो यू आर वर्किंग एट क्लर्क पोजीशन एंड यू आर गेटिंग अ सैलरी ऑफ द मैनेजर पोजीशन, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अ पर्सन वर्किंग एज अ मैनेजर इन द कंपनी एंड ही और शी गेटिंग अ सैलरी इक्वल टू द क्लर्क विच इज ऑल्सो नॉट गुड। सो हमेशा सैलरी जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रैंक होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर वर्क होनी चाहिए, तभी पर्सन जो है वो मोटिवेट होके काम कर सकता है। अगर मैं किसी कंपनी की मैनेजर हूं एंड आई एम गेटिंग अ सैलरी ऑफ ए क्लर्क ओनली, तो मैं अपने एफर्ट्स क्यों दूंगी उस कंपनी में, क्योंकि मुझे पता है मुझे सैलरी क्लर्क की मिल रही है। सो ऑलवेज गिव सैलरी अकॉर्डिंग टू द रैंक सो दैट पर्सन जो है वो मोटिवेट हो काम करने के लिए और वो अपना 110% दे। यही बोल रहा है एम्प्लॉय शुड बी फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर वर्क। Fair remuneration motivate employees to work harder and remain loyal to the organization. जो मैंने बोला वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। So अब हम चलते हैं अपने 8th प्रिंसिपल में। आई होप साथ के साथ प्रिंसिपल क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने 8th प्रिंसिपल पे। अब 8th प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सेंट्रलाइजेशन के लिए। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन होता है पावर एक पर्सन के हाथ में होना, ठीक है। डिसेंट्रलाइज होता है पावर्स को डिवाइड कर देना। सो यहाँ सेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, तो डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न इज टू बी at the top of the hierarchy or spread through the lower level। कह रहा है फ्योल बोलता था कभी भी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए, बट सजेस्टेड अ बैलेंस। कह रहा है सेंट्रलाइजेशन भी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन होता है पावर एक पर्सन के हाथ में होना। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब हम लोग पावर्स को डिवाइड कर देते हैं अपने लोअर लेवल्स पे। सो फ्योल का मानना था कि कभी भी पावर ना ही एक बंदे के हाथ में होनी चाहिए, ना ही टोटली डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। टॉप लेवल भी डिसीजन ले रही है, हर लेवल के मैनेजर भी खुद से डिसीजन ले पा रहे हैं, सो दैट एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब आ रहा है स्केलर चेन। व्हाट इज स्केलर चेन? अगर मैं स्केलर चेन की बात करूं, स्केलर चेन क्या हुआ? अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास स्केलर चेन। द स्केलर चेन रेफर टू द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी वेयर ईच लेवल हैज ए क्लियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट, दिस इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्केलर चेन क्या हुआ? स्केलर चेन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे काम में। क्लैरिटी इन द सेंस हमें पता होना चाहिए कि हमारे टॉप पे कौन है, हमारे लोअर कौन है, उसके नीचे कौन है। यही बोल रहा है ना, रेफर्स टू द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी वेयर ईच लेवल has a superior or subordinate।
नाउ व्हाट इज ऑर्डर हियर? ऑर्डर कौन सा होगा? हमने यूनिटी ऑफ कमांड तो पढ़ लिया. नाउ विच ऑर्डर ही इज टॉकिंग अबाउट हियर? ये बताओ मुझे, कौन से ऑर्डर की बात कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, ऑर्डर की कौन सी बात कर रहा है? ऑर्डर हो गया हर चीज की अपनी पर्टिकुलर स्पेस होना. हमें पता है हमारे घर पे यूटेंसिल्स कहाँ पड़े होंगे? किचन में. कपड़े कहाँ पड़े होंगे? हमारी वार्डरोब में. ठीक है, और वी कैन से अगर हम लोग हम किसी मॉल में जाते हैं, अगर हम बिग बाजार में जाते हैं या किसी मॉल में चले जाते हैं, हमें क्लियरली पता होता है कि ग्रोसरी का स्टोर ये है, कपड़ों का स्टोर ये है, सैनिटरी सामान का स्टोर ये है. हर चीज का स्टोर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट किया है सो दैट हम लोगों को क्लैरिटी हो कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है और कौन सी चीज कैसे अरेंज करनी है. सो ऑर्डर का मतलब हर एक चीज अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस पे होनी चाहिए. अगर एम्प्लॉइज की जगह जी, both human and material should be in the right place at the right time. For example, कंपनी में कैफेटेरिया है. इफ एम्प्लॉइज नो कि कैफेटेरिया कौन से फ्लोर में है, कौन सी साइड है, तो वो क्या करेंगे कि उनको कॉफी चाय कुछ भी करना है तो वो डायरेक्टली उस फ्लोर पे जाएंगे, उस सेक्शन में जाएंगे, कॉफी पी के आ जाएंगे. अगर किसी एम्प्लॉय को पता ही नहीं है, आज कैफेटेरिया फर्स्ट फ्लोर पे होता है, नेक्स्ट डे कैफेटेरिया फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाता है, अगर ऐसा होना लग गया तो हर एम्प्लॉय को ढूंढने में टाइम लग जाएगा और जिसकी वजह से क्योस हो जाएगा. सो ऑर्डर का मतलब हर एक चीज अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस पे होनी चाहिए हर टाइम. ठीक है, see, proper organization, placement of resources, minimize wastage, they must have specific place or a purpose, like warehouse, proper arrangement of goods according to the category, worker can easily find, assess material, improving productivity. Now what is equity here? Equity मतलब fairness, justice. इक्विटी हो गया हर एक पर्सन को सही से ट्रीट करो, जस्टिस के साथ ट्रीट करो. ऐसा ना बोलो ये मैरिड वुमेन है इससे हम लोग काम नहीं लेंगे बिकॉज शी इज हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हर फैमिली, और ये अनमैरिड है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको ज्यादा सैलरी देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. इक्विटी मतलब हर एक पर्सन को प्रॉपरली एक तरीके से ट्रीट करो. जिस काम की सैलरी हम लोग एक को दे रहे हैं सबको सेम काम मिलना चाहिए. Employees should be treated with fairness, justice, kindness. Treating employee with respect and fairness promote loyalty, trust, morale, leading to better cooperation, team spirit, everything. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मोस्ट इंपॉर्टेंट. कह रहा है जब भी किसी पर्सन को हायर करो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ कि हम लोग आपको हायर कर रहे हैं 5 साल के लिए. अब इस 5 साल के टाइम पीरियड में हम लोग आपको फायर नहीं करेंगे, ना ही तुम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से निकालेंगे. अब जो भी वर्कर होगा वो 5 साल के टाइम पीरियड के लिए क्या करेगा? प्रॉपरली अपनी बोलते हैं ना डिटर्मिनेशन से वहां पे काम करेगा, बिकॉज उसके दिमाग से ये डर निकल गया होगा कि यहां से मुझे निकाला जाएगा. अगर पर्सन को पता ही नहीं है कि मुझे यहां से कब निकाल दिया जाएगा, कब क्या हो जाएगा मेरे साथ, तो वो क्या होगा? डर में काम करेगा, इनसिक्योरिटी से काम करेगा. और जब भी पर्सन इनसिक्योरिटी में काम करेगा तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा. सो ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी पर्सन काम कर रहा है वो प्रॉपर उसका हम लोग एक टाइम पीरियड फिक्स्ड कर दे सो दैट वो प्रॉपरली वहां पे काम कर सके इनसिक्योरिटी की फीलिंग से बाहर हटके. नाउ व्हाट इज इनिशिएटिव? इनिशिएटिव होता है कि अगर मैं बात करूं इनिशिएटिव की, इनिशिएटिव हो गया कि हम लोगों को वर्कर्स को भी चांस देना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में एंड उसका हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं, टू फाइंड आउट द सोल्यूशन हमें वर्कर्स को भी इनिशिएटिव देना चाहिए कि अगर आपके पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो प्लीज कम अप, हम लोगों को बताओ. इससे एम्प्लॉयज जो है वो एज ए फैमिली फील करते हैं कंपनी में और उनको ऐसे लगता है दे कंसीडर्ड अस एट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वो मोटिवेटेड होके काम करते हैं, विच इज द प्लस पॉइंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, last one is Espiriti Corps. Espiriti Corps is about your unity, corporation. The most important कि हम लोगों को हमेशा टीम में काम करना चाहिए. Whenever we work in a team,
तो उससे क्या होगा, काम जल्दी होगा। अगर मैं किसी काम को इंडिविजुअली करना शुरू कर दूंगी तो वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी। सो ऑलवेज कॉर्पोरेशन में टीम बना के काम करो सो दैट काम जो है ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। ये थे हमारे फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो करेंगे वो हम लोग टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे, बट अभी फ्योल के प्रिंसिपल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना टेलर के प्रिंसिपल का लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।